रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर इरफान डार है। मैं बाई प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अरसा 17 साल से मेयो हॉस्पिटल में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए सर्वाइकल प्रॉब्लम्स के बाद शोल्डर प्रॉब्लम्स पर एक सीरीज़ बना रहा हूँ। इस सीरीज़ के पहले मैं 4 एपिसोड्स आप लोगों के सामने लेक्चर्स की सूरत में मैं आप लोगों को कर चुका हूँ, जिसका आप लोगों ने बड़ा अच्छा फीडबैक दिया। इन सारी प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने मेरी सारी वीडियोस को मुकम्मल देखकर उनसे भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला। अब आज का जो मेरा लेक्चर है, एपिसोड है, वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही होती है, वो कौन सी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम जो आज मैं आपको बताऊंगा वो है फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर। फ्रोज़न शोल्डर जो है एक शोल्डर सिंड्रोम होता है। फ्रोज़न शोल्डर सिंड्रोम। शोल्डर सिंड्रोम शोल्डर सिंड्रोम की जो वजह है वो किस वजह से होती है, किस एज ग्रुप में ये होता है, जो हमारे से लोग बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं। किस एज ग्रुप में होता है और किस जेंडर में होता है, मेल में ज़्यादा है, फीमेल में है, कौन से लोग जिनमें कोमार्बिड हैं यानी दूसरी डिजीज़ हैं और उनमें किस वजह से ये ज़्यादा होता है, उसके अलावा इसकी वजूहात क्या हैं, ये मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसमें शोल्डर सिंड्रोम जो होता है वो ये है कि इसका एक जॉइंट कैप्सूल होता है, हमारे शोल्डर जॉइंट का जॉइंट कैप्सूल की जो हमारा एक शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द कैप्सूल है, इस कैप्सूल की थिकनिंग हो जाती है, मोटा हो जाता है, ये कैप्सूल की थिकनिंग हो जाती है और साथ कंट्रैक्शन हो जाती है, सिकुड़ जाता है। ये दो मेन प्रॉब्लम्स होते हैं जॉइंट कैप्सूल के, शोल्डर जॉइंट कैप्सूल के, जिसमें सबसे पहले कंट्रैक्शन होगी, वो सिकुड़ जाएगा, और थिकनिंग होगी, मोटा हो जाएगा। उसकी वजह से शोल्डर जॉइंट पे जितनी भी मूवमेंट्स हमारी होती हैं, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि शोल्डर जॉइंट में मेन फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, ऊपर जो बाजू जाता है एडक्शन, ये इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, ओवरहेड एबडक्शन, ये सारी मूवमेंट्स हैं। इनमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी, पेन होगी और साथ लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये किस एज ग्रुप में ज़्यादा होगा, मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगा। ये मिडल एज के जो लोग हैं, मिडल एज यानी 40 टू 60 ईयर्स के जो लोग हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, और फीमेल में ज़्यादा ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। फीमेल्स में, औरतों में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है। और जो पेशेंट डायबिटिक होंगे उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है। प्लस कार्डिक पेशेंट्स जिनमें दिल का आर्जा है, उनमें भी हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें हमने ज़्यादा देखा है जो डायबिटिक्स हैं और जिनमें जो कार्डिक पेशेंट्स हैं, उनमें ये दोनों प्रॉब्लम, उन दोनों जो मसाइल वाले पेशेंट्स हैं उनमें फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादा देखा गया है। इसके अलावा ये मैंने एज ग्रुप आपको बता दिया, जेंडर मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मेन इसके रीजंस हैं क्या हैं, वजूहात क्या हैं, किस वजह से होता है। इसकी मेन जो वजूहात वो ये हैं कि गिरने की वजह हो सकती है। पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल कहीं पे गिर गया, डाउन स्टेयर्स आते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए पाँव स्लिप हुआ, नीचे गिर गया। तीसरे नंबर पे पोली स्लिंग, जिन पेशेंट्स में ये कॉलर बोन का फ्रैक्चर हो जाता है या एल्बो का कोई इमोबिलाइजेशन हो जाती है, कूलीज फ्रैक्चर यानी कि रिस्ट जॉइंट का अगर फ्रैक्चर होता है, जिनमें पेशेंट को पोली स्लिंग हम लगवाते हैं 2 से 4 हफ्ते या 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते बाजू को इमोबिलाइज किया जाता है, यानी बाजू को हिलाया नहीं जाता, उनमें भी फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा कॉमन देखा गया है। उसके अलावा जो पेशेंट डायबिटिक है, मैं पहले बता चुका हूँ, उनमें फ्रोजन शोल्डर बहुत ज़्यादा फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम देखी गई है। अब इसकी मैं आपको मेन जो इसका जो साइनेरियो है वो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं। इसकी मेन 3 स्टेजेस हैं: फ्रीजिंग, फ्रोजन, थाइंग। फ्रीजिंग, फ्रोजन और थाइंग, ये 3 मेन स्टेजेस हैं फ्रोजन शोल्डर की। हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सी स्टेज है जिसमें पेशेंट फॉल कर रहा है। अगर फ्रीजिंग स्टेज होगी तो अगर पेशेंट को सिंपल पेन है बाजू में, उसकी मूवमेंट सारी पूरी है, तो ये फ्रीजिंग स्टेज होगी। दूसरी,
फ्रोज़न स्टेज में पेशेंट में पेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगा और साथ आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट कम होना शुरू हो जाएगी, स्टिफनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, वो फ्रोज़न स्टेज होगी। तीसरी स्टेज थाइंग स्टेज है, जिसमें पेशेंट में शदीद पेन होगी और उसमें लिमिटेशन ऑफ मूवमेंट बहुत ज़्यादा होंगी, यानी पेशेंट का बाजू 20 से 30 डिग्री से ऊपर जा ही नहीं सकेगा, चाहे ये वाली पोजीशन हो चाहे ये वाली पोजीशन हो, किसी भी मूवमेंट में 20 से 30 डिग्री से ज़्यादा बाजू ऊपर नहीं जा सकेगा। ये कौन सी स्टेज होगी? थर्ड स्टेज, थाइंग स्टेज। इस स्टेज में जो ट्रीटमेंट प्लान है वो डिफरेंट होगा, इस स्टेज में ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट है, फ्रीजिंग स्टेज में ट्रीटमेंट प्लान डिफरेंट है। अब फ्रोजन शोल्डर जो होता है, इसकी ट्रीटमेंट रिहेबिलिटेशन प्रोसीजर या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट क्या होगा? इसका दो मेन इसकी ट्रीटमेंट प्लान है, एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होती है, दूसरी सर्जिकल इंटरवेंशन होती है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ये होती है कि आपने एक्सरसाइजेज प्लान से, मेडिकेशन से, प्रिकॉशनरी मेजर से, शुगर कंट्रोल करके, दिल का अर्जा कंट्रोल करके, ब्लड प्रेशर हाई को कंट्रोल करके, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करके आपने जो ट्रीटमेंट देनी होती है उसको कहते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और सर्जिकल इंटरवेंशन में दो मेन चीज़ें होती हैं, MUA और दूसरा आर्थ्रोस्कोपिक इंटरवेंशन। ये दो मेन चीज़ें। MUA मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थीसिया, पूरा बेहोश करके बाजू को, कंधे को खोल दिया जाता है। आर्थ्रोस्कोपिक जो प्रोसीजर होता है उसमें कैमरा डाल के कैप्सूल को रिपेयर किया जाता है। ये दो मेन सर्जिकल इंटरवेंशंस हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी कुछ सर्जन्स रिकमेंड करते हैं, लेकिन उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। रिहेबिलिटेशन प्रोसेस, फिजियोथेरेपी इंतहाई ज़रूरी है, इसके बगैर पेशेंट ठीक नहीं हो पाएगा। इसमें अब मैं आपको फ्रोजन शोल्डर के लिए ख़ास किस्म की कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा। अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट को फ्रोजन स्टेज है, सेकंड स्टेज है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ पेन होगी और पेन को हम NSAID से या एनाल्जेसिक से या छोटी मोटी एक्सरसाइज करके और प्रिकॉशनरी मेजर्स करके इस स्टेज को, फ्रीजिंग स्टेज को हम ठीक कर सकते हैं। फ्रोजन और थाइंग स्टेज में हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें रिहेबिलिटेशन प्रोसेस खास किस्म का होगा, जिसमें एनाल्जेसिक्स आपको देने पड़ेंगे, मसल रिलैक्सेंट्स देने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करानी पड़ेंगी। इसके बाद आपका फ्रोजन और थाइंग स्टेज बेहतर हो सकती है। दो मेन चीज़ें हैं जिसमें मैं एक्सरसाइज प्लान पहले बताऊंगा, फिर आपको बाकी चीज़ें मैं कुछ बताऊंगा जो करके आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा इंशाल्लाह हासिल कर सकेंगे। सबसे पहले अगर किसी को फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन स्टेज है, तो आपने दोनों हाथ इस तरह पकड़ लेने हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपने दोनों हाथ ऊपर लाने हैं, जहां तक आपके हाथ आते हैं वहां तक ला के छोड़ देने हैं। दोनों हाथ आपने ऊपर लेके आने हैं, 10 सेकंड तक यहां पे रोकना है, छोड़ देना है। जहां तक आपके हाथ इजीली ऊपर आएंगे वहां तक लेके आने हैं। ये एक एक्सरसाइज है, ये 10 से 15 सुबह शाम रेपिटेशंस आपने करनी है। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने दोनों हाथ, आपने पेशेंट को कहना है पीछे इस तरह पकड़ लें, इस तरह दोनों हाथों को पीछे, दोनों हाथों को अच्छी तरह, चाहे पेन हो लेकिन थोड़ा सा पेन को बर्दाश्त करना है, और आपने दोनों हाथ पीछे पकड़ के पेशेंट को कहना है आगे झुक जाएं, इतना सा झुकना आगे, और फिर पेशेंट को कहना है सीधे हो जाएं। फिर आपने कहना पेशेंट को आगे झुक जाएं और फिर आराम आराम से सीधे हो जाएं, और थोड़ा सा पीछे की तरफ जाना है, छोड़ देना है। फिर आपने आगे की तरफ पेशेंट को कहना है झुक जाएं, और आपने पीछे की तरफ पेशेंट को कहना है यहां तक रोकना है अपने आप को, और अपने हाथों को पीछे से बांध के रखना है, छोड़ देना है। फिर आपने पेशेंट को कहना है, चाहे फ्रोजन स्टेज है या थाइंग स्टेज है, उसमें ऑब्वियसली यहां से ऊपर बाजू बाज लोगों का नहीं जा रहा होता, लेकिन आपने कोशिश करनी है, पेशेंट को कहना है दोनों हाथ आपस में ऊपर मिलाने की कोशिश करनी है, दोनों हाथ ऊपर मिलाने की कोशिश करनी है, दोनों हाथ ऊपर मिलाने की कोशिश करनी है। चौथे नंबर पे आपने इस तरह खड़े हो जाना है। फॉर एग्जाम्पल आपका राइट ये शोल्डर है, आपने ये अपनी टांग आगे लानी है और ये टांग पीछे, और आपने बाजू बिल्कुल आगे लटका लेना है, और आपने अपनी मूवमेंट आराम आराम से, ये मूवमेंट अपने बॉडी की मूवमेंट भी करनी है, और आपने अपने शोल्डर को आराम से पुल्ली लाइक मूवमेंट दिलवानी है। ये इस तरह आपने आराम से आगे पीछे ये मूवमेंट करनी है। फिर आपने इसको रोटेट करना है, झुक के आगे इसको आराम आराम से रोटेट करना है। फिर आपको मैं पेशेंट पे प्रेजेंट करूंगा, वो चीज़ें भी ऐसी होंगी कि आप लोग इन चीज़ों पे अमल करने के बाद आप लोग इंशाल्लाह इस चीज़ से छुटकारा हासिल जल्द अज जल्द कर लेंगे। आपने पेशेंट को, थोड़ा सा नीचे हो जाए, आपने पेशेंट को
लटा लेना है बेड पे और उसके पीछे आपने 5 तकिए पहले दिन रखने हैं। पेशेंट को कहना है दोनों हाथ पकड़ें, पहले तकियों को, 5वें तकियों को पहले अपना हाथ लगाने हैं, दोनों छोड़ देने हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पांचवा तकिया है, यहाँ पे हाथ लगवाने हैं, पेशेंट को कहना छोड़ दें। फिर यहाँ पे 5वें तकिए को हाथ लगवाना है, छोड़ देना है। ये आपने सुबह शाम 20-20 दफ़ा करवानी है। फिर अगले दिन आपने 4 तकिए कर देना है, एक तकिया निकाल देना है और पेशेंट को कहना है पीछे आपने दोनों हाथ लगा के रखने हैं। फिर दोनों हाथ पीछे चौथे तकिए को लगाने हैं, छोड़ देने हैं। सुबह शाम दूसरे दिन आपने 20-20 दफ़ा सुबह शाम करनी है, फिर हाथ पकड़ें। तीसरे दिन आपने 2 तकिए निकाल देने हैं, 3 तकिए रख लेने हैं और पेशेंट को कहना है आपने उसको हाथ लगाएं। फिर उसके अगले दिन आपने 2 तकिए कर देने हैं और इसकी पेशेंट की रेंज शोल्डर जॉइंट की बढ़ाते जाना है। उससे अगले दिन आपने करना है 1 तकिया रख लें और पेशेंट का हाथ 1 तकिए के साथ कहना है आपने टच करना है। चाहे पेन हो, पेन को ख़त्म करने के लिए हम इसके लिए स्पेशल किस्म की कोई मेडिकेशन होंगी वो हम देंगे, लेकिन इसमें पेशेंट को आपने कहना है घबराना नहीं है, रेंज आपकी जो शोल्डर जॉइंट की होगी वो इसी तरह ही बढ़ेगी। दूसरा, आपने पेशेंट के शोल्डर को इस तरह पकड़ लेना है, इस तरह आपने अपनी बगल में उसका हाथ लेके एक हाथ यहाँ पे रखना है, एक हाथ पीछे रख के आपने बाहर की तरफ शोल्डर को खींच के रखना है, छोड़ना है। फिर आपने शोल्डर को बाहर की तरफ खींच के रखना है 10 से 15 सेकंड, छोड़ना है, फिर खींच के रखना है, छोड़ना है। ये जो आपने पेशेंट पे आप करवा सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। इसके अलावा आपने दीवार के साथ ऐसे खड़े हो जाना है, पेशेंट को कहना है दोनों हाथ आपने आराम आराम से ऊपर ले जाने हैं, फिर नीचे लाने हैं। दोनों हाथ आपने ऊपर ले जाने हैं, फिर नीचे लाने हैं। दोनों हाथ आपने ऊपर ले जाने हैं 10 से 15 दफ़ा, फिर नीचे लाने हैं। ये एक तकरीबन कोई 6 से 7 एक्सरसाइजेज ये बनेंगी जो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज में किसी किस्म का आप लोगों को कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा, आप आसानी से ये सारी एक्सरसाइजेज अपने घर में कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया है कि इस पे टकोर करनी है, जो भी अफेक्टेड साइड है, चाहे राइट है चाहे लेफ्ट है, इस पे टकोर सुबह शाम 10 से 15 मिनट करनी है। इसमें आपने ऑलिव ऑयल और पेन किलर कोई भी लोकल एप्लीकेंट, लोकल जेल उस पर मसाज करना है सुबह शाम। उसके अलावा एनसेड्स, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम, डाइक्लोफेनिक पोटेशियम, बीटा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, एसोफ्लेनिक सोडियम, ट्रामाडोल, ये मेन साल्ट्स हैं जो दिए जाते हैं। मसल रिलैक्सेंट्स दे सकते हैं। उसके अलावा नर्व टॉनिक दे सकते हैं जिसमें प्रीगैबालिन, गाबापेंटिन, लेकोसामाइड, उसके अलावा विटामिन B12 और विटामिन B6, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। उसके अलावा सर्जिकल इंटरवेंशन में मैं आपको बता चुका हूँ, एमयू है, आर्थोस्कोपिक है और इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस भी सर्जन्स कुछ रिकमेंड करते हैं। लेकिन पहले पेशेंट्स की प्रायोरिटी यही होती है कि रिहेबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से ही पेशेंट ठीक हो जाए। ज़्यादातर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 17 साल की प्रैक्टिस में मैंने जो पेशेंट्स देखे हैं उसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट प्लस रिहेबिलिटेशन जो प्रोसेस है उसी से फ्रोज़न शोल्डर के पेशेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होते हैं। मैंने देखे हैं, मैंने, अल्लाह ने मेरे से करवाए हैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। अगर आपको फ्रोज़न शोल्डर का प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा परेशान लोग होते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, ये सारी चीज़ें जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह फ्रोज़न शोल्डर के मसले से आप विदिन 2 to 3 वीक्स इंशाल्लाह निकल जाएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह, थैंक्स यू वेरी मच।